आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, इसलिए रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय कर लिया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाई पर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे कपड़े और साफ कपड़े मांगे हैं, वो तुम्हें दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, पहले तुम अपना मुंह बंद करो वरना कोई मच्छर घुस जाएगा, और जाओ वरना सही में सर्दी लग जाएगी। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर उनकी बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 1-10 कदम चला ही होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे लेकिन कड़क आवाज में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और ये हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों से मुझे आश्वस्त किया। अब मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। वो सारी बातें सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और फिर वो बोले, सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो वरना सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास और एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 2 पत्रिकाएं रखी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे में लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम के दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर मैं चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा। मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया,
कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे? अचानक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की दीवार पर पूरे खून के छींटे भरे हुए हैं और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर गायब था। मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको। तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया। मतलब चाहे जो भी हो, अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते जब तक कि मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? जो कोई नहीं जान सका, जो आज तक कोई नहीं जान सका, वो जानकर मैं क्या करूँगा? प्लीज़ आप मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा सा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं अपनी जीप से तुम्हें तुम्हारे कैंप तक छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आज एक अस्वस्थता थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने अस्पताल में पाकर हम सभी बहुत खुश हो गए। बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर जो 6 घुसपैठियां आए थे उन्हें ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक ही पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपने शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी एक मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाने लगा और फिर हंसने लगे और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, मैं थोड़ी ना बचा, मैं भी तो उस ब्लास्ट में मारा गया था। और फिर वो मेरी ओर पलटे तो उनका चेहरा देख मैं अंदर तक दहल गया। उनका चेहरा पूरा जला हुआ था और सिर का आधा हिस्सा जैसे गायब सा था। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर जब गीलेपन का एहसास काफ़ी हो गया तो मैं जैसे बेहोशी की हालत से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, क्या हो गया था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गए? इस सवाल के बदले कोई जवाब ना देकर मैंने सामने से सवाल किया, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं यहाँ से काफ़ी दूर था, मैं यहाँ पर कैसे आया? तो सबने कहा,
कि एक आर्मी वाला अपनी जीप से मुझे यहाँ पर छोड़ गया। उसने अपना नाम विनोद बताया, जिसके बाद मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। सारी घटना सुन मेरे सारे टीचर और मेरे सारे सहपाठी हम सभी मिलकर उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे और वहाँ पहुंचकर हमने जो देखा मुझे उसी की उम्मीद थी। वो हॉस्पिटल जो थोड़ी देर पहले तक रोशनी से जगमगा रहा था, अब वो पूरे तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका था। जैसे कई सालों से यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घटना उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और लगभग मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाया करता था। नानी घर में रहने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ऐसे शहर में रहता था और मेरे नानी का घर गांव के इलाके में था। मुझे गांव का इलाका छोटे से ही काफ़ी पसंद था, जिस कारण हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के घर चला जाया करता था। नानी के घर में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी, जो हर साल मेरे आने का इंतज़ार किया करते थे। हम सभी मिलकर काफ़ी खेलते थे। खैर, इस बार भी गर्मी की छुट्टी पड़ते ही मैंने अपने घर वालों से कहा, मम्मी मुझे नानी के घर जाना है। मेरे ये बोलने पर मेरी माँ ने कहा, 2 दिन के बाद चले जाना। इसके बाद मैं नानी के घर जाने की तैयारी करने लग गया और ठीक 2 दिन बाद पापा मुझे नानी के घर छोड़ आए। नानी के घर पहुंचते ही घर के सभी लोगों से मिलकर मैं काफ़ी खुश हुआ और नानी घर वाले भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश हुए। इसके बाद मैं अपने सभी दोस्तों से मिला और उसके बाद हम सभी मिलकर मौज मस्ती करने में जुट गए। खैर, एक शाम हम सभी दोस्त खेल ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार काफ़ी दिन हो गए ना, हम लोगों ने मिलकर पार्टी नहीं की। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ यार बात तो ठीक बोल रहा है, काफ़ी दिन हो गए। मेरे ये बोलने पर मेरे एक और दोस्त ने कहा, तो ठीक है, क्यों ना कल रात को गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर पार्टी किया जाए। इसके बाद हम सभी ने मिलकर तय किया कि ठीक चलकर शाम के 6 बजे हम सभी सामान लेकर गांव के चौक पर मिलेंगे और वहीं से पार्टी करने के लिए गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाएंगे। सारी बातें हो जाने के बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए और घर वालों को पूरी जानकारी दी। पूरी बात बताने के बाद पहले तो घर वालों ने मना कर दिया, फिर हमारे लाख मनाने के बाद घर वाले मान गए। फिर क्या था, अगले दिन हम सभी दोस्त मिलकर पार्टी करने की तैयारी में जुट गए और ठीक सारा सामान जुगाड़ करने के बाद ठीक शाम के 6 बजे हम सभी गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से गांव के पीछे वाली पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। हम एक साइकिल पर सारा सामान लाद कर पैदल गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़े जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था, जिस कारण 6 बजे ही हल्की हल्की रोशनी थी। हमारे गांव से पहाड़ी करीब आधे घंटे की दूरी पर था, तो हम आधा घंटा पैदल चलने के बाद गांव के पहाड़ी के नीचे पहुंचे। गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाला, क्योंकि अब आसमान में सूरज की हल्की रोशनी की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम लोग तो गांव के पहाड़ी पर पहुंच गए, अब ये बताओ कि पार्टी कहाँ करनी है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, बस थोड़ा ही ऊपर जाकर हम लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं पर पार्टी करेंगे। इसके बाद हम सभी पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़े और पहाड़ी के थोड़ा ऊपर चढ़ते ही हमें एक अच्छा सा जगह दिखा। उस जगह पर पहुंचकर हम सभी ने तय किया कि हम सभी यहीं बैठकर पार्टी मनाएंगे और अपने साथ खाना पकाने का सारा सामान लेकर आए थे। तो फटाफट मैं और मेरे दोस्तों ने जो लालटेन जलाया और मुझे
कुछ लकड़ियां जुटाकर चूल्हा जलाने के लिए कहा तो मैं भी फटाफट से अपने काम में लग गया। घटना आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में आबादी काफ़ी कम थी, जिस कारण दूर दूर तक हमारे अलावा हमें और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस हम 5 दोस्त थे, उस सुनसान इलाके में थे। अंधेरा तो पूरे माहौल में इतना फैला हुआ था कि हमें लालटेन के बिना कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। खैर, लगभग 2 घंटे के बाद हमारा खाना बनकर तैयार हो गया और अब बारी थी तो सभी बैठकर खाने की कि तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार, हम अपने साथ जितना पानी लेकर आए थे वो तो ख़त्म हो गया। इस पर मेरे एक दोस्त राकेश ने कहा, ठीक है, यहीं पास ही में एक तालाब है, मैं जाकर वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राकेश ने पानी का घड़ा उठाया और टॉर्च लेकर तालाब की ओर चलता बना। अब राकेश लगभग गए हुए उसे 5 मिनट हो गए थे, मगर अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया था। इस पर मैंने अपने बाकी दोस्तों से कहा, यार तालाब कितनी दूर है, अभी तक राकेश लौट कर नहीं आया। मेरे पूछने पर बाकी दोस्तों ने कहा, इतनी दूर तो नहीं है, अभी तक तो उसे लौट आना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें अचानक काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये तो राकेश की आवाज़ है ना। इस पर मेरे बाकी दोस्तों ने एक साथ कहा, हाँ ये राकेश की आवाज़ है। जिस पर मैंने कहा, लगता है राकेश किसी मुसीबत में, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। और इतना बोलकर हम तीनों दोस्त सारा सामान छोड़कर राकेश की मदद करने तालाब की ओर चलते बने। हम दौड़ते भागते तालाब की ओर जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि राकेश के साथ हुआ तो हुआ क्या। भागते भागते हम तालाब के पास पहुंचे तो पहले तो हमें राकेश कहीं नहीं दिखा। फिर इधर उधर नीचे दौड़ने के बाद हमने देखा, और हमने जो देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि हमने देखा कि तालाब के ठीक ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा आदमी है, राकेश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहा था। उस आदमी का कद इतना लंबा था कि वो किसी जिंदा इंसान तो हो नहीं सकता था। साथ ही साथ उस आदमी के दोनों हाथ खून की तरह लाल चमक रहे थे। ये देखकर हम समझ गए कि कोई भी आदमी नहीं बल्कि ये शैतान है जो राकेश को मारने ही वाला है। खैर जो भी हो, हम सभी हिम्मत जुटाकर तालाब की ओर राकेश को बचाने के लिए दौड़े। तालाब के उस पर पहुंचते ही हम जैसे ही राकेश को पकड़कर उस आदमी के हाथों से खींचने लगे, मगर उस शैतान ने राकेश को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि हम राकेश को छुड़ा तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, मगर हम इतना ज़रूर जानते थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और हमारे यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, मगर शायद उस रात हमारी मौत नहीं थी। काफ़ी लेट हो जाने के कारण और अभी तक घर नहीं पहुंचने की वजह से हमारे घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और काफ़ी लोगों को एक साथ देखकर वो शैतान एकदम से राकेश को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद हम भागते हुए अपने घर वालों के पास आए और पूरी बात घर वालों को बताई और वापस आने लगे। घर वापस आने से पहले हमने सोचा क्यों ना खाना खाकर घर जाया जाए, तो खाना लेने के लिए जैसे ही हम पार्टी वाली जगह पर ऊपर पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने जो देखा वो देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमारा सारा खाना एकदम से गायब हो चुका था। इसके बाद मायूस होकर हम अपने अपने घर चले आए और कभी पार्टी करने की जिद नहीं की। बाद में पता चला कि गांव के पीछे वाली पहाड़ी का इलाका पूरी तरह से भूतिया है और वो तो उस पहाड़ी पर भूतों का ही बसेरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।